तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है गोधूली भाग 2 है और इसका हम जानेंगे 8वां चैप्टर काव्य खंड का 8वां चैप्टर है और जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। बहुत अच्छा कविता है। हम आपको इसमें इसका पूरा अर्थ बताने वाले हैं, फिर इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा के आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानते हैं, क्योंकि इसी से जो होता है ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तभी आप अच्छा नंबर ला पाइएगा, अच्छा मार्क्स रैंक कर पाइएगा जब आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, देखिए एक वृक्ष की हत्या, हम लोग कविता परिचय जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कवि परिचय। कवि कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? कुंवर नारायण है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। 19 सितंबर 1927 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2017 ईस्वी में कुंवर नारायण जी का मृत्यु हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला आपका है, इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 ईस्वी के आसपास की। सन 1950 ईस्वी के आसपास ये कविता लिखने की शुरुआत की और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनका नाम है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों को पूछा जाता है इन दिनों का लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण। और काव्य संग्रह इनका है आत्मजयी, आकारों के आसपास, और कहानी संग्रह है आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि। ये सारी कहानियाँ हैं। और इनको देखिए पुरस्कार और सम्मान में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि। ये सारे पुरस्कार इनको मिला है। देखिए अगला है कविता परिचय। तो प्रस्तुत कविता के बारे में हम जानेंगे। कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक विचार प्रकट किया है। जैसे हम लोग किसी वृक्ष को काट डालते हैं तो हमको लगता है कि एक वृक्ष तो ही है, मनुष्य तो नहीं है, लेकिन कवि एक वृक्ष को काटना उसको हत्या मानते हैं। इससे जो होता है, इस वृक्ष को हत्या के बहाने हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, हम मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि बिना वृक्ष के बताइए मनुष्य जीवन रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा। देखिए कविता शुरू होता है, अब की घर लौटा, वापस आया था कभी तो देखा वह नहीं था। कवि कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहते हैं कि इस बार जो घर लौटा तो घर के दरवाजे पर वही बूढ़ा, क्योंकि पुराना वृक्ष था तो बूढ़ा कहते हैं कवि, तो वृक्ष बूढ़ा चौकीदार नहीं मिला। कवि कहते हैं कि जब वह परदेश से घर लौटे, बाहर से, अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को ना देखकर सोच में पड़ गया। घर के सामने जो पुराना पेड़ था उसको नहीं देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ। क्योंकि जब कभी घर आता था तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वो जो पेड़ था उस पेड़ का शरीर पुराने चमड़े का बना हुआ था, बहुत पुराना पेड़ था। वही सख्त जान, झुर्रियाँदार खुरदरा तना, मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फोटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्षर बलबूता। अब कवि क्या कहते हैं कि वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, बहुत पुराना हो गया था पेड़, इसीलिए उसका जो हरापन था, मतलब हरियाली खत्म हो गया था, अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, उनकी जो डालियां थी पेड़ की वो सूख गई थी, पत्ती झड़ गई थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था। चारों साइड का हाल खराब था, लेकिन ऊपरी भाग में फूल पत्ती थे जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। जैसे सिख धर्म में होता है ना पगड़ी पहनना, तो वो पत्ती ऊपर में दिख रहा था कि मानो पगड़ी है। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदरा था, मतलब उभरा हुआ। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहाँ खड़ा रहता था। अब वर्षा हो या ठंडी हो या गर्मी हो, कोई भी परिस्थिति में वह पेड़ बिना डरे हुए वहाँ पर खड़ा रहता था। लेकिन अभी नहीं है। अभी कभी बोलते हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में।
अब कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। छाल नष्ट था, आपको पता है धूलकण पड़ा रहता है तो खाकी वर्दी की तरह दिखाई पड़ता था, तो हर परिस्थिति में वह खड़ा रहता था। दूर से ही ललकारता कौन, मतलब कवि कह रहे जब भी मैं घर आता तो वह पेड़ मुझे दूर से ही ललकारता कि कौन। मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। कवि कहते तब मैं उसको जवाब देता कि मैं दोस्त हूँ और उसी की ठंडी छाँव में बैठ जाता। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अब देखिए कवि कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था, जब कभी पेड़ के समीप पहुंचता था कि दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। जैसे घर के आगे चौकीदार रहते हैं तो नहीं बोलते सावधान कौन है, कहाँ जाना है, क्या काम है क्यों आए, तो मानो वह पेड़ पूछ रहा हो कि कौन हो। तात्पर्य यह कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कभी अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगते हैं। अब जब पेड़ पूछता है कि कौन, तो कभी कहते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, और उसी पेड़ की छाँव में कभी बैठ जाते हैं। कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थपूर्ति के लिए इसे काट न दे, और कभी उसके छाँव में बैठकर, संवेदनहीन का मतलब जिसके पास सोच समझ ही नहीं है, बैठकर उसको पेड़ को काट दे, ऐसा डर कभी को सताता था। आप बताइए, पेड़ जो होता है हमें ऑक्सीजन तो देता ही है, बहुत सारा चीज़ देता है, और फिर भी हम उसे काट देते हैं क्योंकि हम संवेदनाहीन होते हैं। देखिए कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब इसका मतलब है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना होगा नादिरों मतलब हत्यारा से, तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अब बताइए देश के दुश्मन कौन है, अर्थात घर शहर तथा देश तभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्ष की रक्षा होगी, क्योंकि नहीं रहेगा तो सारा शहर क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, ठीक है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। समझिएगा, अब कवि कहते हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। हवा, अब देखिए धुआं को पेड़ पौधा ही न साफ करता है, तो धुआं हो जाएगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल, जंगल कट जाएगा तो मरुस्थल बन जाएगा, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, इसीलिए हम सभी को मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा। क्योंकि आपको बताइए बच्चों, बिना पेड़ पौधे के पृथ्वी कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। उसके बाद बिना ऑक्सीजन को बताइए, ऑक्सीजन के बिना आप रह भी नहीं पाइएगा। तो ये आपका हिंदी अर्थ कंप्लीट है, पूरा पोएम आपको समझाए, इसका जो भी था इंपॉर्टेंट बताए। अब हम लोग प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। आप लोग लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। वीवीआई प्रश्न है, पूछा जाता है। जो कवि है उनको ये जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार की तरह क्यों लगता था। समझिएगा तो याद रहेगा, रटिएगा तो याद नहीं रहेगा। समझिएगा, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की। एक वृक्ष के नाम पर, वृक्ष के बहाने से पुराने सभ्यता, संस्कृति एवं हमारी जो पर्यावरण है उसकी रक्षा की बात की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है, प्रतीक है, साथी है, संगी है, क्योंकि जब तक वृक्ष है मनुष्य है, ठीक है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। ये जो वृक्ष है पुराने काल से मनुष्य के लिए वरदान है। आप ही बताइए वरदान है या नहीं। हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम जलावन का यूज करते हैं, हम उसकी हवाओं में रहते हैं, बहुत सारी चीज हमें वृक्ष से मिलता है। इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है, क्योंकि पुराने समय से ये वृक्ष हमें, हमारे पूर्वजों को, सभी को रखवाली सभी का करते हुए आए हैं, इसीलिए वृक्ष कवि को बूढ़ा चौकीदार लगता है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर का। क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, दोनों में क्या बातचीत होता है। ध्यान देते देखिए, कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था,
कवि बाहर से जब कभी अपने घर लौटता था तो सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। अब कवि जब बाहर से कभी घर लौटता था तो कवि की नज़र बाहर खड़े उस वृक्ष पर पड़ती। उसे लगता मानो घर के आगे सुरक्षा प्रहरी खड़ा है। उनमें कवि को लगता कि मानो घर के आगे वह वृक्ष नहीं, वह सुरक्षा की जो रखवाली करने वाला सुरक्षा कवच है वो खड़ा है। उसके निकट आने पर कवि को आभास होता मानो वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। और जब वृक्ष के निकट कवि आते तो कवि को लगता कि मानो वह वृक्ष कवि से पूछ रहा है कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब कवि इसका उत्तर देते हुए कहता कि तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी संवाद के साथ वह उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाली पर्यावरण संबंधी खतरों की अंदेशा करता। और कवि कहते कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, फिर उसके छांव में बैठ कर के भविष्य में आने वाली पर्यावरण पर खतरों की अंदेशा करता, अनुमान लगाता। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? कविता का समाप्त करते हुए कविता को कवि किस अंदेशा का बात करते हैं और क्यों? ठीक है, कवि किन अंदेशा का अनुमान लगाता है और क्यों, ध्यान दीजिए। कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करता है। हमारी सभ्यता और हमारी जो पर्यावरण है इसके प्रति हमें चिंतनशील बनना पड़ेगा। जब तक हम चिंतनशील नहीं बनेंगे ये बचेगा नहीं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर छोड़ देते हैं, हमको क्या मतलब। लेकिन कभी चिंतन करने में उसे मानवता, पर्यावरण एवं सभ्यता, राष्ट्रीयता के दुश्मन की झलक मिलती है। जब कभी चिंतन करते हैं तो यह पर्यावरण का दुश्मन, मानवता का दुश्मन, राष्ट्रीयता का दुश्मन, सभ्यता का दुश्मन की झलक उनको दिखता है। इसी का जिक्र करते हुए कवि कहते हैं कि हमें घर को विनाश करने वालों से सावधान रहना होगा, जो हमारे घर का विनाश कर रहा है। ठीक है, शहर में विनाश होते हुए सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये जो शहर में विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है उसे हम बचाने के लिए आगे आना होगा। अर्थात कवि को अंदेशा है, अनुमान है कि आज पर्यावरण हमारी प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है। मानवता तट के जानी दुश्मन समाज में तैयार है। अंदेशा इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है, और इसलिए अंदेशा करता है कि आज लोगों की जो प्रवृत्ति है वो वृक्षों को काटने की हो गई है। सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये जो हमारी सभ्यता है इसके विपरीत काम करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मानवता का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में वृक्षों के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशील हो कम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वृक्ष के प्रति, मानवता के प्रति संवेदनशील लोग कम दिखाई पड़ते हैं। यही चिंता का विषय है, यही कवि की आशंका का विषय है। कवि को यही चिंता हो रहा है कि लोग वृक्ष के बारे में सोचते नहीं हैं। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? ध्यान दीजिएगा। घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल एवं मनुष्य को बचाने की बात करता है। क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल ये सारे जीवनदायक हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। जब पानी दूषित रहेगा, हवा गंदे रहेंगे तो बताइए हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। जंगल पर्यावरण का सुरक्षा कवच है। जंगल की रक्षा नहीं होने से प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। इन सबसे बढ़कर मनुष्य की रक्षा करनी होगी। मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे, मानवता का गुण, मनुष्य में मानवता का गुण निहित हो, इसकी सभ्यता बनी रहे। इसे असभ्य होने से बचाने की महती आवश्यकता, बहुत आवश्यकता, जरूरत है। साथ ही जंगल की तरह मानवीयता का कत्ल नहीं हो। जंगल का जैसे कत्ल होता है तो मानवीयता का कत्ल नहीं हो, इसके लिए रक्षार्थ आगे आने की महती आवश्यक है। आप बताइए, हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान हुआ तो मनुष्य हो गए? नहीं। हमारे अंदर मनुष्यता रहनी चाहिए, हमारे अंदर दया भावना रहनी चाहिए। हम अपनी सभ्यताओं को की रक्षा के प्रति हमें तत्पर रहना चाहिए, तब हम वास्तविक मनुष्य हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। देखिए, अब ये सब प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन ध्यान दीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस प्रकृति का दोहन हो रहा है या करता है, उसे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगा। मतलब प्राकृतिक का दोहन मनुष्य कर रहा है, लेकिन मनुष्य को लगता है कि क्या होगा, एक दिन प्राकृतिक का शिकार सारी दुनिया अपने आप हो जाएगी। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठना, ये सब इसके सूचक हैं। ये सब इसके सूचक हैं। पर्यावरण, प्राकृतिक का शिकार पूरी धरती हो जाएगा एक दिन। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी इसको निष्ठुरता से काटे जा रहे हैं। लोग इसको अपने फायदे के लिए काट रहे हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मौसम का बदलाव, चक्र पर्यावरण संकट का संकेत कर रहे हैं। कभी
कभी खूब वर्षा पड़ता है, खूब गर्मी होता है, कभी होता ही नहीं है। तो यही तो शुरुआत है विनाश का। आज मानव आंख होते हुए भी अंधा हो गया है। कभी इस समस्या से बहुत चिंतित हैं, उसे लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के गोद में झोंकना है। जो वृक्ष को हम काटते हैं, अपने आप को मृत्यु के गोद में झोंकना है। ठंडी छांव देने वाले वृक्ष मनुष्य की निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत समाप्त हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएंगे। प्राकृतिक की ओर का मुड़ो, प्राकृतिक की ओर का नारा मानव को समझना होगा। मतलब मानव को फिर से प्राकृतिक की ओर जाना पड़ेगा। आपको पता है वृक्ष की अंधाधुंध कटाई से वृक्ष बचेगा नहीं और यह पर्यावरण हमारा दूषित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, वस्तुतः किसी भी कहानी, कविता आदि का शीर्षक वह धुरी, वह केंद्र होता है जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती रहती है कहानी। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया। एक वृक्ष की हत्या मानवीय संवेदनाओं को सीख देता है। वृक्ष पुराना होने पर भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता है, दूषित होने से पर्यावरण को बचाता है। उसके फल छाया अपने लिए नहीं औरों के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। अपना दोस्त समझने वाला वृक्ष दूसरों के लिए सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है। ये दोस्त जिसको हम अपना दोस्त समझते हैं, ये दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। घर, शहर, राष्ट्र और दुनिया को बचाने से पहले वृक्ष को बचाएं। घर तो तभी बचेगा जब वृक्ष बचेगा। बदलता हुआ मौसम चक्र विनाश का सूचक है। हमारा जीवन, मरण, युवा, जरा आदि सभी प्राकृतिक के गोद में ही बीतता है, फिर भी हम प्राकृतिक का दोहन करते जाते हैं। हम जीते हैं प्राकृतिक के गोद में, मरते हैं उसी के गोद में, फिर भी हम उसका दोहन करते जा रहे हैं। अतः उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और सटीक है। ठीक है, चलिए आपका 8वां प्रश्न है, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है, वहाँ रूपक होता है। मतलब रूप रचना का वर्णन होता है और ये जो संबंध स्थापित किया जाता है यही रूपक है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष का रूपक है, वृक्ष के रूप का वर्णन है। यहाँ चौकीदार वृक्ष है, उपनाम का आरोप कर अभेद स्थापित किया गया, वृक्ष का उपनाम दे दिया गया है बूढ़ा चौकीदार, तो यही रूपक है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको ये जो आपका एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है, ये पूरा आपको इसका प्रश्न उत्तर बताया, पूरा चैप्टर समझाया, अर्थ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।